बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome to again and my channel. Please subscribe, like and share with other your friends. And also if you have issues in your data analysis part, you may contact me on my given email address for data analysis services. Okay, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि हम EViews 12 के अंदर डिफरेंट सैम्पल्स के साथ जो है वो कैसे काम कर सकते हैं। तो डिफरेंट सैम्पल्स के साथ कैसे हम काम कर सकते हैं, और बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आई थिंक हमें बेसिक में इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम सैम्पल्स के साथ को चेंज कर सकते हैं, सैम्पल्स की रेंजेस को सेट कर सकते हैं और उस तरीके से वर्किंग करके हम ज़्यादा बेहतर एनालिसिस जो होते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो लेट्स सी हम सैम्पल्स के साथ कैसे जो है वो डिफरेंट सैम्पल्स को कैसे चेंज करके और डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट ग्राफ्स को एनालाइज कर सकते हैं। सो अगर हम मूव करें अपने EViews की तरफ, तो यहाँ पर मैंने एक अपने पास डाटा फाइल जो है वो ओपन कर किया है, और प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम जो डाटा को कैसे जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको अपने पास कैसे जो है वो सेव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली दो तरह के डाटा हैं जो मैंने EViews ही के जो एग्जांपल डाटा है वहाँ से ही डाटा सेट लेकर उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ताकि ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन हो जाए। एक हमारे पास यहाँ पे वर्क फाइल पे रोल की शो हो रही है, जिसमें पे रोल से रिलेटेड और अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है, और साथ में डेट है। डेफिनेटली वो जब सीरीज़ को रीड करता है तो सर्टेन उसकी जो बेस सेट होती है, तो इसमें ये मंथली डाटा है हमारे पास बेसिकली। तो यहाँ से डेट की सीरीज़ उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी को शो करेगी, और पे रोल एंड अनएम्प्लॉयमेंट का। और दूसरी हमारे पास फाइल है जो क्रॉस सेक्शन की है, जिसके अंदर पॉपुलेशन है, GDP। और क्रॉस सेक्शन जो होता है बेसिकली वो उसके अंदर डिफरेंट मतलब क्रॉस सेक्शन से डाटा आ रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने शो किया कि यहाँ पे हमारे पास जो स्टेट्स हैं और उन स्टेट्स का हमारे पास यहाँ पे जो है वो डाटा अवेलेबल है। तो इसको हम लेटर ऑन ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्रॉस सेक्शन का क्या इफ़ेक्ट आता है हमारे डाटा एनालिसिस में, खुसूसन जब हम पैनल डाटा एनालिसिस की बात करेंगे। तो पे रोल पे अगर हम जाएं तो हमारे पे रोल डाटा के अंदर अगेन दो इन्फॉर्मेशन है, एक पे रोल सीरीज़ है और दूसरी हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट सीरीज़ है। तो अगर हम टॉप पे देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है सैम्पल्स, क्योंकि अभी हमारी जो जितनी डिस्कशन है वो रिलेटेड टू सैम्पल्स है, तो सैम्पल्स को हम कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करके देख सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे बता रहा है कि जो रेंज है, जो हमारा डाटा है वो बेसिकली 1950 फर्स्ट मंथ से लेकर 2012 के 5th मंथ तक है। टोटल ऑब्जर्वेशन जो है वो 749 है। इन द सेम वे जो सैम्पल है, जो इसमें से अब की रेंज होती है, ये बेसिकली फुल सैम्पल को शो करता है कि जो आपका कंप्लीट डाटा है उस डाटा सेट को शो कर रहे हैं। जबकि जो लोअर पोर्शन है, जो सैम्पल मेंशन है, तो इसमें ये बताता है कि आप इस सैम्पल में से कितना पोर्शन ले रहे हैं। तो सो फार हम क्योंकि पूरा ही तमाम रेंज को एज ए सैम्पल के तौर पर ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको 749 ऑब्जर्वेशन जो है वो शो हो रहे होंगे। लेकिन जब आगे हम इस सैम्पल को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे स्पेशली, तो ये सैम्पल आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन जो होंगी वो ऊपर वाली ऑब्जर्वेशन से डिफरेंट मिलेंगी। तो सैम्पल को चेंज करने के जो हैं वो डिफरेंट मेथड्स हैं कि किस तरीके से हम सैम्पल को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम पे रोल पे जाएं तो पे रोल की अगर हम स्प्रेडशीट को देखते हैं, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि मैंने सिंपल पे रोल की जो है वो वेरिएबल को ओपन किया, तो ये एक स्प्रेडशीट की फॉर्म में आ गया। तो ये हमारी जो रेंज है 1950 फर्स्ट मंथ से लेकर जो है वो हमारे पास जो है वो 2012 की है, जो कि फुल रेंज को शो कर रहा है। सेम अगर अनएम्प्लॉयमेंट को भी आप ओपन करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो भी अगेन हमें यहाँ पर यही इंफॉर्मेशन शो कर रहा है कि जो इसकी रेंज है वो भी हमारे पास फर्स्ट 1950 फर्स्ट मंथ से लेकर लास्ट 2012 मंथ तक है।
तो अब हम देखते हैं कि अगर हम सैंपल को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि अगर हम सैंपल को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उससे ये नहीं होता कि आपकी मेन सीरीज होती है वो उसकी वैल्यूज़ डिलीट हो जाती है। वो सॉफ्टवेयर बेसिकली ऑटोमेटिकली उसको हाइड कर लेता है और फिर जब वर्किंग होती है हम दोबारा अपने फुल सैंपल पे आते हैं तो वो तमाम वैल्यू जो होता है वो शो कर देता है। तो यहाँ से हम इसको जो है वो इन सीरीज़ को जो है वो व्यू कर सकते हैं और उनको जो है वो फिर उनके सैंपल को चेंज कर सकते हैं। बेसिकली 4 तरीक़ा से जो होती हैं वो सैंपल को जो होते हैं वो हम सेट कर सकते हैं, या सैंपल को जो है वो हम अगर हम एडजस्ट करना चाहते हैं तो हम इन 4 वेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे वर्कशीट के ऊपर अगर देखें तो यहाँ पर आपको जो है वो सैंपल का एक आइकन जो है वो नज़र आ रहा है। अब ये जो सैंपल का आइकन है, इस सैंपल के आइकन पे अगर हम डबल क्लिक करें तो ये हमारे पास एक सैंपल का मेन्यू जो है वो खुल जाता है और इसमें हम अभी देखेंगे कि हम इसमें कैसे जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। सेकंड ये हो सकता है कि अगर आप इसको, मैं नहीं यहाँ से खोलना चाहता, ये जो सामने रेंज और सैंपल दिया है अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ तो तब भी मेरे पास जो मेन्यू होगा वो सैंपल का जो होगा वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ सैंपल पे डबल क्लिक किया अगर हमने तो सैंपल पे डबल क्लिक करने से वो सेम मेन्यू ओपन हो गया जहाँ से हम इसका सैंपल साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं। थर्ड फॉर्म हो सकती है कि अगर आप इसी वर्क फाइल के मेन्यू पे रहते हुए प्रॉक में जाते हैं तो प्रॉक में जाकर आपके पास जो है वो सेट सैंपल की जो है वो यहाँ पर आ रहा है आपके पास सेट सैंपल टॉप के ऊपर। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो देन भी आपके पास ये मेन्यू जो है वो ओपन हो सकता है। और फाइनली अगर एक सैंपल की कमांड यूज़ करते हैं तो देन भी सैंपल को सेट यूज़ किया जाता है। मोस्टली लोग सैंपल की कमांड से भी इसको जो हैं वो सेट कर सकते हैं सैंपल को। तो हम वहाँ SMPL इसकी एब्रीविएशन यूज़ करेंगे तो सैंपल का मेन्यू जो है वो हमारे पास ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें ये है कि अभी जो हमारे पास अगर आप देखें तो मैं सिंपलेस्ट वे में अगर इसको रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पर मेरे पास एट द ऑल शो हो रहा है। एट ऑल का मतलब होता है कि इंटायर सैंपल, पूरा सैंपल यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट होगा, सारा ही सैंपल यहाँ पे जो है वो शो किया जाएगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पे एट ऑल की वजह से यहाँ जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और रेंज है, सैंपल है, रेंज दोनों सेम ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे मेंशन है कि सैंपल रेंज पेयर और सैंपल ऑब्जेक्ट टू कॉपी। बेसिकली अगर यहाँ पर अब हम रेंज दे दें, कोई भी इसकी वैल्यू दे दें तो ये हमें उसके अकॉर्डिंग जो होगा वो डाटा जो है वो शो करेगा या वो अपने एनालिसिस में उसको यूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल ये अभी डाटा 1950 से लेकर 2012 तक है, तो अगर मैं इस डाटा को लेट्स सपोज चाहता हूँ कि 1970 के फर्स्ट मंथ से या फिफ्थ मंथ से लेकर 2000 तक हो तो हम इसे कैसे सेट करेंगे। तो सिंपली हमने यहाँ पे जो पैटर्न यहाँ पे सैंपल का दिया हुआ आप उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पर आप एंटर करते हैं। लेट्स सपोज ये आ जाता है 1970 में कर देता हूँ, सॉरी 1970 और मंथ 5 से ले लेता हूँ और स्पेस के साथ यहाँ जो मैंने स्पेस के साथ उसको सैंपल को सेट कर दिया था, मैं इसको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर एक इशू आ गया था। यहाँ पर अगर हम सैंपल पे जाते हैं तो मैंने सैंपल जो सेट किया है वो 1970 मंथ 5 से लेकर और यहाँ दरमियान में हमने स्पेस दी है, स्पेस के साथ हमने क्या 2006 तक मैंने इसका सैंपल सेट कर दिया। तो पहले फुल सैंपल था, अब ये हाफ हो गया। तो जस्ट हम क्लिक करेंगे तो अब आप इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करें कि यहाँ पर आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है जो सैंपल की वो 362 आ गई हैं और जबकि यहाँ पर जो है वो 749 है। लेकिन इसमें अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या फ़र्क पड़ गया यहाँ पे कि जब हम अपना सैंपल पहले जो यूज़ कर रहे थे वो फुल सैंपल था। फॉर एग्ज़ाम्पल वो सैंपल था हमारे पास 1950 से लेकर 2012 तक। तो अब जो हमारे पास सैंपल यूज़ हो रहा है वो 1970 मंथ 5 से लेकर और शो हो रहा है 2006 तक। तो इन द सेम वे अगर मैं इसको ये पेरोल वाली ओपन है, अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट को ओपन करते हैं तो लेट्स सी कि उसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो अभी तक जो रिज़ल्ट शो हो रहा है वो हमारे पास फुल सैंपल शो हो रहा है। तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि इसका मतलब है कि जब कोई एक एक्टिव
शीट होती है, या एक्टिव आप वेरिएबल कह सकते हैं, या जो एक्टिव आपके पास एक सीरीज़ ओपन होती है, तो ये जस्ट उसके सैम्पल को जो है वो सेट कर देता है। तो हम इसको दोबारा क्लोज़ करते हैं और इन दोनों को क्लोज़ करने के बाद दोबारा सैम्पल पे जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर सिंपली अगर हम एट ऑल का वर्ड यूज़ कर लें तो इससे क्या होगा, इससे हमारा दोबारा अगर आप देखें तो सैम्पल जो है वो कंप्लीट 749 ऑब्जर्वेशन शो कर रहा है। तो यहाँ से हम इसको सैम्पल पे दोबारा क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम इसका 1980 मंथ 3 से लेकर 2001 मंथ 7 तक, और इसको हम जो है वो मंथ 6 ले लेते हैं और हम इसको ओके कर देते हैं। अब हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो 256 शो हो रही हैं। तो अब हम दोनों को ओपन करते हैं और लेट्स सी कि इनमें क्या दोनों के लिए इसने सैम्पल को सेट किया या किसी एक सीरीज़ के सेट किया। स्टिल ये अनएम्प्लॉयमेंट का सैम्पल जो है वो 1950 से लेके है, और जो पे रोल का सैम्पल है वो 1980 से जो है वो शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास एक एक्टिव सेट होता है उसके ऊपर, जैसे यहाँ पर अभी ये सैम्पल का यहाँ पे एक्टिव है, तो यहाँ पे ये सिर्फ सैम्पल के जो पीरियड को शो करेगा। अगर आपने सैम्पल यहाँ पे सेट कर दिया तो ये उस एक्टिव जो विंडो होगी या जो एक्टिव विंडो होगी उसी के सैम्पल को कंसिडर करेगा। अगर हम एम्प्लॉयमेंट पे जाते हैं और यहाँ पर अगर हम जाके सैम्पल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका सैम्पल कम हो जाता है। अब इसमें ये ऑप्शन है कि जब आपने सैम्पल सेलेक्ट किया तो यहाँ पर जो सीरीज़ ओपन की जाती है उस सीरीज़ के ऊपर बेसिकली एक सैम्पल का साइन है और उसके साथ प्लस माइनस का साइन बना हुआ। अगर आप इस प्लस माइनस के साइन के साथ रहते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको फुल सैम्पल शो करेगा। लेकिन जब आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे, अब इसका मतलब जो आपने सैम्पल सेट किया है जो 1980 से 2001 तक, वो वाला सैम्पल शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सैम्पल साइज जो है वो इसका चेंज कर सकते हैं। और जो इसमें तरीके हो सकते हैं, जैसे ऊपर कमांड है तो मैं हमने अनएम्प्लॉयमेंट की सीरीज़ को ओपन किया और यहाँ से व्यू पे जाके हम इसका जो है वो ग्राफ व्यू करते हैं, और ग्राफ सिंपल यहाँ पे हमारे पास जो है वो शो हो रहा है जो अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ है। अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ है ये बेसिकली हमारा 1950 से लेकर जो है वो जो 2012 तक है उस पोर्शन को शो कर रहा है। लेकिन ये क्योंकि ग्राफ को अगर हम देखें तो ये हमें थोड़ा सा उसका व्यू जो है वो ब्रॉडर व्यू लग रहा है, क्योंकि ये 749 ऑब्जर्वेशन है और मंथली ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ से भी आप सैम्पल को चेंज कर सकते हैं। यानी अगर आप ये नीचे जो आपके पास एरोज़ हैं, इन एरोज़ की मदद से अगर आप इसको चाहें तो आप इन एरोज़ की मदद से इसकी मूवमेंट करके आप इनके सैम्पल्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये स्लाइड बार है, अगर आप इसे राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये डेफिनेटली जो राइट साइड के ईयर्स होंगे उनकी तरफ मूव करेंगे। जैसे 1980 90 अभी जब इसको मूव कर रहे हैं तो ये 1990 पे आ गया है, फिर इसने 1996 से लेकर 2012 तक। तो राइट साइड पे जो होगी वो जो लास्ट ईयर्स होते हैं उनका डाटा ये शो करना शुरू कर देगा। और अगर आप इसको ज़्यादा करीब ले जाएंगे तो फिर 2011 से लेकर 2012 तक जितने मंथ्स हैं उनका ये डाटा शो कर देगा। लेकिन अगर आप इसके रिवर्स में आ जाते हैं और रिवर्स में आके आप पिछले शुरू के सालों को देखना चाहते हैं तो आप फिर राइट टू लेफ़्ट की तरफ मूव करें, तो आप 50 से लेकर 76 ईयर तक आ गया डाटा आपके पास, 50 से 64 तक का डाटा आ गया, एंड सो ऑन 1950 से 1955 का। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर डाटा शो हो जाता है। लेकिन ये इसका ग्राफिकल व्यू होता है जहाँ से हम इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन हम सैम्पल को अगर यहाँ पे सेट करना चाह रहे थे कि अगर आप इसका सैम्पल जो है वो देखना चाह रहे थे 1970 से लेकर 1985 तक, तो फिर कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर हमें एक पेयर बनाना पड़ेगा 1970 मंथ 3 से लेकर 1985 और मंथ 4 तक हम इसको देख लेते हैं, या मंथ फॉर एग्जांपल 8 तक देख लेते हैं। हम इसको ओके करते हैं। तो अब आप देखें कि ये जो हमने इसको सैम्पल डिफाइन कर दिया 1970 टू 1985 तक, तो ये हमें यहाँ पर 1970 से लेकर 1985 तक सैम्पल रिप्रेजेंट करें। अब सैम्पल की टैब पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि आप कौन सा जो है वो सैम्पल यूज़ कर रहे हैं, और वो सैम्पल अब हमारे पास 1970 से लेकर 1985 तक था।
तो इस तरीके से हम सैम्पल को जो है वो व्यू कर सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप इस सैम्पल में देखें तो यहाँ पर और फर्दर आप पेयर्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वो कैसे पेयर ऐड कर सकते हैं? मसलन मैं चाह रहा था कि मैं जो 1970 से 1985 तक देखा है, तो मैं आगे ये देखना चाहता हूँ कि अगर 2000 से लेकर 2012 तक जो है वो कितना था। तो यहाँ पर आपने स्पेस देकर दोबारा जो नया सैम्पल है वो लिख लेना है। फॉर एग्जांपल 2000 मंथ 1 से लेकर 2012 मंथ 5 तक ले लेते हैं। तो अब हमने दो पेयर बना दिए बेसिकली। यहाँ पे जब दो पेयर बनाए हैं तो फर्स्ट पेयर जो है वो 1970 से लेकर 1985 का है, दूसरा पेयर आपका 2001 से लेकर 2012 तक है। तो यहाँ से दो पेयर बनाकर आप इसको ओके करेंगे तो आप देखें कि ये जो पार्ट है ये आपको शो कर रहा है कि ब्रेक के साथ इसके मतलब ये होगा कि पहला जो इसने डाटा की रेंज बताई है वो 1970 से लेकर 1985 तक है। फिर जो सेकंड पार्ट है ये 2000 से लेकर 2010 तक है। तो इस तरीके से इसने इस डाटा को जो है वो जो दरमियान का पोर्शन था उसको हाइड करके ये ग्राफ जो है वो शो कर दिया। सो इस तरीके से अनदर इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हो सकती है कि अगर हम इसके अंदर फर्दर अगर हम कुछ काम करना चाहें तो सैम्पल के साथ हम अगर मैं इसी की रेंज के साथ कहता हूँ कि यही रेंज है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरी जो क्योंकि मैं अनएम्प्लॉयमेंट को देख रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पे इन ईयर्स के दरमियान 70 से लेकर इस ईयर तक और 2000 से 2012 तक जहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ग्रेटर देन 7 रही है, बस मुझे वो वाली वैल्यू शो होनी चाहिए। तो उसके लिए कंडीशन इफ़ कंडीशन में आप आ जाएं और सिंपल यहाँ पर आप लिखें अनएम्प्लॉयमेंट जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को आप यहाँ पे कंप्लीट लिख भी सकते हैं, या जैसे ही वो आता है आप उस पर डबल क्लिक करें आ जाएगा और यहाँ मेंशन कर दें कि ये ग्रेटर देन 7 को शो करना चाहिए। तो आपने यहाँ पे कंडीशन लगा अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पे ग्रेटर देन 7% थी, जस्ट वो वाली वैल्यू शो होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी और इसी कंडीशन को अनएम्प्लॉयमेंट के साथ रिलेट किया तो हम इसको ओके कर देते हैं। तो अब ये जो आपके पास ग्राफ आ रहा है ये ग्राफ बेसिकली वो वैल्यूज शो कर रहा है जिसके अंदर 1970 से लेकर 85 तक और फिर 2000 से लेकर 2012 तक जिनमें सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट जो ग्रेटर देन 7 थी। लेकिन अगर मैं इसको यूँ भी कर सकते हैं, अब इसमें एक और जो ट्रिक यूज़ की जा सकती है कि फॉर एग्जांपल हम 2001 से लेकर लास्ट तक देखना चाहते हैं तो हम एक एट द रेट ऑफ लास्ट का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो अब जितनी भी 2001 से लेकर एट द लास्ट तक होंगी वही शो करेगा। और अब हम कहते हैं कि ये ग्रेटर देन 7 के बजाय लेस देन 7 होना चाहिए। तो हम इसको जस्ट ओके कर देते हैं। तो लेट्स सी अब आपके पास 7 से कम वाला अनएम्प्लॉयमेंट जिन ईयर में था 2000 से लेकर जो लास्ट तक था 2008 मीन, अब इसमें 2012 नहीं आ रहा। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी उसने कंडीशन जो है वो शो कर दी कि यहाँ पर आपका सैम्पल जो है वो लेस देन 7 रहा और इसके अंदर तकरीबन 107 की जो है वो ऑब्जर्वेशन जो है वो मौजूद थी। ओके तो इसी तरीके से हम इसमें और डिफरेंट वेज के अंदर भी जो है वो कर सकते हैं। इसमें आखिर में कुछ आपको यहाँ पे ट्रिक्स बताता चलता हूँ कि जो हम जब दोबारा अपने सैम्पल पे रिटर्न करना है तो सैम्पल एट ऑल जैसे हमने कहा था तो इसको हम एट ऑल पे जाके क्लिक कर देते हैं तो अब हमारा कंप्लीट सैम्पल जो होगा वो शो हो जाएगा। और अगर आप एट ऑल पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि आपने सैम्पल एट ऑल की कमांड को यूज़ करते हुए इंटायरली सैम्पल यहाँ पे शो हो रहा है 749। और अगर इसमें एक ये भी हम यूज़ कर सकते हैं सैम्पल SMPL एट लास्ट। तो इस तरीके से हमारे पास ये जब हम एट फर्स्ट एट लास्ट करेंगे हमारे पास एट फर्स्ट एट लास्ट करने से तभी हमारे पास आ जाएगा जो वैल्यूज़ है। और अगर आप अब यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ भी काम किया जा सकता है। इसी ग्राफ को सामने रखते हुए अगर हम इसके यूज़ कर देते हैं कि सैम्पल SMPL और हम मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, बेसिकली इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। और अगर हम कहते हैं एट फर्स्ट और लास्ट में, और लास्ट में से मैं चाहता हूँ कि
फॉर एग्जांपल 200 वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए, 200 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि मंथली ऑब्जर्वेशन है। तो फॉर एग्जांपल 50 ऑब्जर्वेशन नहीं आनी चाहिए, तो -50 कर देता हूँ। तो नोटिस कि अब ये आपका जो ईयर होगा वो ईयर आपका चेंज हो गया, ये 1950 से लेकर 2008 मंथ 03 तक आ गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अब आपकी ऑब्जर्व जो सैंपल है वो आपका 690 का है। और अगर आप फर्स्ट के अंदर आप फॉर एग्जांपल प्लस ऐड करके 10 करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेट्स सी। अब फर्स्ट को 10 से किया तो अभी आपके यानी ये बेसिकली 10 मंथ उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो इंक्रीज़ होगी। 10 से ज़्यादा अगर मैं 100 पे ले जाता हूँ इसको, तो फिर हम इसको करके देखते हैं। तो अब ये 1958 पे चला गया, यानी हमने 100 मंथ जो है वो आगे को देख लिया। तो 100 मंथ आगे है और लास्ट में से 50 ऑब्जर्वेशन को हमने माइनस कर दिया। तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपकी कंडीशंस होती हैं, जो आप डिफरेंट कंडीशंस को यूज़ करते हुए अपने सैंपल साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज़ कर सकते हैं। सो ये कुछ इसमें आपके पास इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ जो शेयर की है, जिससे आप सैम्पल साइज़ को जो है वो चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी सर्टन रेंजेस सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर एफ़ की कंडीशन में कोई भी अपनी कंडीशन लगा सकते हैं। जैसे मैंने अभी अनएम्प्लॉयमेंट कहा था, तो अगर मैं कहता हूँ कि जस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, अगेन उसी तरीके से कि अनएम्प्लॉयमेंट जो थी मैं यहाँ अगर दो कंडीशन भी लगा सकता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ग्रेटर देन 11 और ग्रेटर देन 11 तो ग्रेटर देन 10 हो, और इसके साथ मैं कह लेता हूँ कि एंड अनएम्प्लॉयमेंट लेस देन 5 हो। तो मैंने दो कंडीशन लगा दी और बीच में एंड का ऑपरेटर यूज़ कर लिया, यानी एंड लगा दिया, इसको ओके करते हैं। तो इसके अंदर कोई ऑब्जर्वेशन जो है वो नहीं आ रही। तो उसने कंडीशन तो लगा दी कि अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेटर देन 10 हो एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अब एंड का लगाया था यानी दोनों के साथ होना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं आ रहा। हम इसमें अगर एक चीज़ चेंज करें, एंड की जगह हम अगर और का वर्ड यूज़ करते हैं, तो और में क्या हमारे पास डाटा आता है, तो हम इसको ओके करते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि आर एंड का मतलब होता है कंबाइन दिस एंड दिस। ये अगर ग्रेटर देन 10 है और साथ अनएम्प्लॉयमेंट लेस देन 10 है तो फिर वो ऑब्जर्वेशन देगा। लेकिन क्योंकि अभी हमने यहाँ पे जो है वो उसको जस्ट हमने उसको जो है वो दो लगा दिया, आर का मतलब होता है या, तो अगर वो तमाम वैल्यू जो ग्रेटर देन 10 है या फिर जो वो वैल्यूज़ लेस देन 10 है, और इसमें हमने सैम्पल साइज़ जो है वो डेफिनेटली 1958 से 2000 का रखा है। अगर मैं इसका सैम्पल साइज़ फॉर एग्जांपल 200 की बजाय 300 आगे फॉरवर्ड देखना चाहता हूँ, तो यहाँ से 300 कर लेता हूँ और लास्ट में से मैं 150 यूनिट्स माइनस कर देता हूँ। तो लेट्स सी आपके पास जो है वो क्या चेंज आता है। तो अब आपके पास जो अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड है वो 299 ऑब्जर्वेशन है, 1975 से लेकर 1991 तक है। लेकिन इसमें आपकी वैल्यू जो ग्रेटर देन 10 थी वो यहाँ नहीं शो हो रही। तो दिस वाज अबाउट द सैम्पल के सैम्पल के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। आप और भी इसमें टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, पर सैम्पल इसलिए यूज़ किया जाता है कि जब आपने डिफरेंट सैम्पल्स को यूज़ करना है तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप ईवीएस में काम कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच।